स्वागत है इस जबरदस्त एक्सप्लेनर में। आज बैंकिंग के पूरे लीगल लाइफ साइकिल का पोस्टमार्टम होने वाला है। एक आम डिपॉजिट से शुरू होकर बैंक की सख्त डेट रिकवरी तक ये सफर कैसा होता है, इसके पीछे के कानून कितने पावरफुल हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस मजेदार और डीप एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो इस बड़े से टॉपिक को समझने के लिए इसे 5 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला, बैंकिंग रेगुलेशन फ्रेमवर्क। दूसरा, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। तीसरा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और चेक्स। चौथा, पेइंग और कलेक्टिंग बैंकर्स। और आखिरी, लोन्स, गारंटीज और रिकवरी। चलिए सबसे पहले पिलर पर आते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन फ्रेमवर्क। बैंकिंग कानून का ये इवोल्यूशन बिल्कुल क्लियर पिक्चर देता है। 1949 से पहले का दौर बिल्कुल अनियंत्रित था। फिर 1934 का आरबीआई एक्ट और 1949 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया, जिन्होंने इस पूरे सिस्टम की मजबूत नींव रखी। आगे बढ़ें तो 1969 में बड़े बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ और फिर 2002 में एनपीए या खराब लोन से निपटने के लिए सरफासी एक्ट जैसा पावरफुल कानून लाया गया। एकदम सॉलिड इवोल्यूशन है ये। अब हम सब देखते हैं कि सारे बैंक्स एक जैसे नहीं होते। कमर्शियल बैंक्स जैसे अपने एसबीआई और एचडीएफसी और कोऑपरेटिव बैंक्स के बीच का अंतर तो क्लियर है। लेकिन जरा पेमेंट बैंक्स को देखिए, ये बिल्कुल नई कैटेगरी है। यहाँ 2 लाख रुपए तक डिपॉजिट्स तो एक्सेप्ट हो सकते हैं, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लीगली ये पेमेंट बैंक्स आगे लेंडिंग नहीं कर सकते। एकदम स्ट्रिक्ट रूल है। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। यहाँ से चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर कानूनी सच्चाई यही है कि जो पैसा बैंक में डिपॉजिट होता है लीगली वो बैंक का हो जाता है। इसलिए इस डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप में बैंक असल में एक डेटर बन जाता है और पैसा जमा करने वाला क्रेडिटर। बैंक कोई ट्रस्टी नहीं है जो बस पैसे की चौकीदारी कर रहा है, बल्कि वो इस पैसे को आगे लेंडिंग के लिए फ्रीली इस्तेमाल करता है। इस लॉजिक को टेस्ट करने के लिए 1921 के एक बहुत ही लैंडमार्क केस जॉकमसन बनाम स्विस बैंक कॉर्पोरेशन को देखते हैं। सिनेरियो सोचिए, एक कस्टमर लंदन के एक बैंक में पैसा जमा करता है और कुछ वक्त बाद विदेश में उसका निधन हो जाता है। अब बड़ा लीगल सवाल ये उठा कि उन डिपॉजिट्स को वापस रिकवर करने का लिमिटेशन पीरियड आखिर कब से शुरू होगा, डिपॉजिट किए गए दिन से या किसी और दिन से। तो यहाँ कोर्ट का रूलिंग एकदम ऐतिहासिक था। कोर्ट ने साफ कर दिया कि बैंकर और कस्टमर का रिलेशन प्योरली डेटर और क्रेडिटर का है। इसलिए पैसों की वापसी का लिमिटेशन पीरियड डिपॉजिट की तारीख से नहीं, बल्कि उस तारीख से शुरू होगा जब बैंक से पैसा ऑफिशियली वापस मांगा जाए, यानी डेट ऑफ डिमांड से। ये प्रिंसिपल आज भी ग्लोबल बैंकिंग लॉ की आत्मा है। चलिए तीसरे और बहुत ही जरूरी सेक्शन पर आते हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और चेक्स। यहाँ 2 ऐसे कानूनी टर्म्स हैं जो बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। पहला है प्रॉमिसरी नोट। ये एक अनकंडीशनल लिखित वादा है जहां बनाने वाला बिना किसी शर्त के एक फिक्स्ड अमाउंट चुकाने का वादा करता है। दूसरा टर्म है होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये वो शख्स है जिसने किसी इंस्ट्रूमेंट को कंसिडरेशन के बदले गुड फेथ में और उसकी मैच्योरिटी से पहले हासिल किया है। कानून की नज़रों में होल्डर इन ड्यू कोर्स होना उस इंस्ट्रूमेंट पर एकदम क्लीन और सेफ टाइटल देता है। अब चेक्स की मैकेनिक्स देखते हैं। एक ओपन चेक सीधे काउंटर पर कैश करवाया जा सकता है, पर भाई इसमें चोरी और फ्रॉड का सॉलिड रिस्क होता है। इस रिस्क को खत्म करने के लिए क्रॉस चेक का कॉन्सेप्ट है। चेक के कोने पर 2 समानांतर रेखाएं बना दीजिए और ये क्रॉसिंग एक मजबूत शील्ड बन जाती है। पैसा सिर्फ और सिर्फ एक बैंक अकाउंट में ही जाएगा, जिससे सिक्योरिटी 100% बढ़ जाती है। पर क्या हो अगर चेक बाउंस हो जाए? 2014 से पहले सेक्शन 138 के केसेस में फोरम शॉपिंग का बड़ा ट्रेंड था। लोग अपनी सुविधा के हिसाब से पूरे देश में कहीं भी केस फाइल कर देते थे। इस केओटिक सिचुएशन को ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दशरथ राव सिंह राठौड़ केस में दखलंदाजी की। मुख्य मुद्दा ये था कि आखिर चेक बाउंस का केस लीगली फाइल कहाँ होना चाहिए। तो हुआ ये कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया कि जुरिस्डिक्शन वहां होगा जहां चेक इशू करने वाले का यानी ड्रॉवर का बैंक है। पर इससे पेई को भारी नुकसान होने लगा। इसलिए 2015 में सरकार ने कानून अमेंड किया। नया रूल बिल्कुल क्लियर है। अब कंप्लेंट वहीं दर्ज होगी जहां पेई अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करता है। एकदम प्रैक्टिकल और पेई फ्रेंडली सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, पेइंग एंड कलेक्टिंग बैंकर्स। इस चेक प्रोसेसिंग की लाइफ साइकिल में 2 अलग अलग बैंक्स का रोल होता है। पहला है पेइंग बैंकर।
ये वो ड्रॉई बैंक है जहां चेक लिखने वाले का अकाउंट होता है और जिसे चेक ऑनर करना है। और दूसरा है कलेक्टिंग बैंकर। ये वो बैंक है जो पेई के बिहाफ पर दूसरे बैंक से पैसा कलेक्ट करता है। दोनों की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल अलग-अलग होती हैं। अब सोचिए, डेली लाखों चेक्स प्रोसेस होते हैं, तो बैंकर्स को कानूनी ढाल तो चाहिए ही। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट उन्हें जबरदस्त स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शंस देता है। सेक्शन 85 पेइंग बैंकर को पेमेंट इन ड्यू कॉस्ट के अंडर बचाता है, चाहे चेक पर फोर्ज्ड एंडोर्समेंट ही क्यों ना हो। वही सेक्शन 131 कलेक्टिंग बैंकर को प्रोटेक्ट करता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि उसने गुड फेथ में और बिना किसी नेग्लिजेंस के अपना काम किया हो। आखिर में आते हैं सेक्शन 5 पर, बैंकर्स लियन, लोन्स, गारंटीज और सारफेसी। ये सबसे इंटेंस हिस्सा है। बैंक के पास एक ऐसी पावर है जो नॉर्मल कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं मिलती। इसे कहते हैं जनरल लीन। इसका मतलब है कि बैंक अपने किसी भी जनरल बैलेंस या आउटस्टैंडिंग लोन के बदले कस्टमर की किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी को रिटेन कर सकता है जो बैंक के पोजेशन में हो। इसके अलावा एक टर्म और है प्लेज, जैसे गोल्ड लोन में होता है, जहां सिक्योरिटी के तौर पर सामान का फिजिकल पोजेशन बैंक को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब आते हैं कॉर्पोरेट लोन्स पर, जहां बैंक गारंटी एक ब्रह्मास्त्र है। यूपी स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन बनाम सुमैक इंटरनेशनल का केस देखते हैं। एक अनकंडीशनल बैंक गारंटी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसका पैसा बैंक को देना ही पड़ता है। बड़ा सवाल ये था कि क्या कोर्ट्स इस गारंटी के एनकैशमेंट को रोकने के लिए कोई इंजंक्शन पास कर सकती हैं? यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने लाइन बिल्कुल क्लियर कर दी। कोर्ट का कहना था कि एनकैशमेंट रोकने का इंजंक्शन सिर्फ और सिर्फ दो बहुत ही नैरो एक्सेप्शंस में दिया जा सकता है। पहला, जब बैंक्स की नॉलेज में कोई एग्रीजियस फ्रॉड या भारी धोखाधड़ी हो, और दूसरा, स्पेशल इक्विटीज, जहां इनकैशमेंट से इरिट्रीवेबल इंजरी हो। अगर ये दो कंडीशन नहीं है तो बैंक को गारंटी का पैसा रिलीज करना ही होगा। अब तेजी से सेक्शन 138 के चेक बाउंस की स्टैट्यूटरी टाइमलाइन को डिकोड करते हैं। इसे याद रखना बहुत आसान है। स्टेप 1, डिफॉल्ट होना। स्टेप 2, चेक रिटर्न आने के 30 दिन के अंदर डिमांड नोटिस भेजना होगा। स्टेप 3, नोटिस मिलने पर ड्रॉअर को पैसा चुकाने के लिए 15 दिन का स्ट्रिक्ट टाइम मिलता है। और स्टेप 4, अगर 15 दिन में पेमेंट नहीं होती तो कोर्ट में कंप्लेन फाइल करने के लिए ठीक 30 दिन का समय मिलता है। एकदम स्ट्रक्चर्ड टाइमलाइन। और अब बात उस कानून की जिसने रिकवरी का गेम ही बदल दिया, सारफेसी एक्ट। मारदिया केमिकल्स के केस में इस कानून को सीधे चैलेंज किया गया। सारफेसी बैंक्स को पावर देता है कि बिना कोर्ट जाए सीधे डिफॉल्टर्स के एसेट सीज कर लो। तो नेचुरल सा सवाल उठा, क्या ऐसी एब्सोल्यूट पावर कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या ये बोरोअर्स के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक लाजवाब बैलेंसिंग एक्ट किया। कोर्ट ने क्लियर किया कि पब्लिक मनी की तेजी से रिकवरी के लिए सारफेसी एक्ट पूरी तरह से वैलिड है, लेकिन बोरोअर के अपील करने के राइट को प्रोटेक्ट करते हुए अपील फाइल करने से पहले 75% प्री डिपॉजिट करने के नियम को कोर्ट ने अनुचित मानकर स्ट्राइक डाउन कर दिया। यानी बैंक का फायदा भी और नेचुरल जस्टिस भी। तो आज इस एक्सप्लेनर में बैंकिंग लॉ के पूरे इकोसिस्टम को डिकोड किया गया। जाते जाते एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, सारफेसी और जनरल लियंस जैसे इतने पावरफुल टूल्स होने के बाद क्या हमारा आज का लीगल फ्रेमवर्क बैंक के इंटरेस्ट और एक आम बोरोअर के राइट्स के बीच सही बैलेंस मेंटेन कर पा रहा है? इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए आगे भी चर्चाएं जारी रहेंगी।